द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज अपार्थीड। ठीक है, तो अपार्थीड इज बेसिकली अंडरस्टूड एज अ काइंड ऑफ सेग्रीगेशन या स्ट्रैटिफिकेशन। हमारे देश में उसको कास्टिज्म कह सकते हैं, कुछ देशों में उसको रेसिज्म की अंडरस्टैंडिंग के साथ भी जोड़ा जाता है, एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू जेंडर। बट अपार्थीड को यूजुअली कलर ऑफ द स्किन के साथ एसोसिएट करके देखते हैं, एंड द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ अपार्थीड ऑलवेज सेज दैट इट इज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द स्किन। ठीक है, बट इट इज फार मोर देन दैट। ये चीज समझना जरूरी है, क्योंकि ये सेग्रीगेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, कास्टिज्म, रेसिज्म, जेंडर या इस तरीके के और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है। तो अगेन वी विल pick up that question which is very important for us, and that is कि what is discrimination, why basis of discrimination is important। ये चीज जो है समझना बहुत जरूरी रहेगा। तो अपार्थीड को हिंदी में जैसे रंगभेद कहते हैं, और जैसे मैंने बोला कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है उसको कलर ऑफ द स्किन के साथ जो है एसोसिएट करती है, बट सिर्फ कलर ऑफ द स्किन जो है वही एक बेसिस नहीं बनता है डिस्क्रिमिनेशन का। बहुत सारे बेसिस बनते हैं डिस्क्रिमिनेशन के, और ये सारे ही डिस्क्रिमिनेशन को जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता है फॉर द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है ना, और इसीलिए अपार्थीडिक टेंडेंसीज जो है जन्म लेती हैं, और उसको डिस्कस करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नाउ लेट अस कम टू द रेलिवेंट आर्टिकल ऑफ अपार्थीड। ये जो है आर्टिकल 2 को जो है वायलेट करता है, which says that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration, जो कि यूडीएचआर है, without distinction of any kind such as। और अगर आप देखें तो ये जो डिस्टिंक्शंस हैं, इसके बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यही कहा जाता है। क्या क्या है बेसिस? रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिकल और अदर ओपिनियन, नेशनल और सोशल ओरिजिन, प्रॉपर्टी, बर्थ और अदर स्टेटस। तो मोटे तौर पे इनमें से किसी भी चीज पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो अपार्थीड की जिसे कहना चाहिए कि कैटेगरी में जाता है या चला जाता है। इसीलिए हमारे लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपार्थीड इज नॉट ओनली कलर ऑफ द स्किन जो कि इंपॉर्टेंट है, या कलर ऑफ द स्किन के कारण से जो डिस्क्रिमिनेशन है, इट इज एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विच इज नॉट एज पर दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्वालिटी। अभी हम आएंगे कि क्यों इक्वालिटी एंड अपार्थीड आर वर्च्यूज इन सर्टेन एस्पेक्ट्स। ठीक है, अच्छा, furthermore, no distinction shall be made on the basis of political, jurisdictional, or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing, or under any other limitation of sovereignty। तो सोवरेंटी के अंडर में भी अगर कुछ इस तरीके के एसोसिएशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कहते हैं कि भाई हम ऐसे हैं या हम वैसे हैं, इसके कारण से हम ये चीज अलाउ नहीं करते हैं या हम वो चीज अलाउ नहीं करते हैं, तो वो भी जो है वायलेट करता है। इसका मतलब है कि कभी कभार प्राइवेट प्रॉपर्टीज में अगर किसी तरीके के पर्संस को या किसी तरीके की चीजों को डीबार किया जाए, लोग जो है डीबार करते हैं, तो वेदर इट कम्स अंडर अपार्थीड और नॉट। हालांकि जैसे मैंने बताया था कि आर्ग्यूमेंटेशन दोनों तरफ है और बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंटेशन है, तो इस पे अभी भी विवाद चलता है, लेकिन ह्यूमन राइट्स के आइडियल्स इसमें ये है कि इन बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट जस्टिफाइड। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अपार्थीड इन अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग। अपार्थीड को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जब तक वहां पे था उसको सेग्रीगेशन कहते थे। ठीक है, अपार्थीड जो है ये नॉर्मल या टर्मिनोलॉजी है जिसको कि साउथ अफ्रीका में यूज किया गया। हम इस पे आते हैं। अच्छा, ये बेसिकली क्या है? एक लीगल या पॉलिटिकल वे है जिसके थ्रू आप इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, है ना। जैसे कि इंस्टीट्यूशनलाइज करने का मतलब क्या है कि आप जो है उसको स्वीकृति देते हैं, है ना। तो ये जो स्वीकृति देना है ना, जो उसका जस्टिफिकेशन ढूंढना है या जो उसके लिए लीगल या पॉलिटिकल प्रोसेसेस बनाना है, उसको हम अपार्थीड या सेग्रीगेशन, यूनाइटेड स्टेट्स एंड मतलब साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट्स रेस्पेक्टिवली अगर हम देखें, अपार्थीड विल बी साउथ अफ्रीका, सेग्रीगेशन विल बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसको जो है कहा जाता था, एंड इट वाज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन।
तो कलर ऑफ स्किन जो है इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी ब्लैक और व्हाइट पॉपुलेशन है। साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो भी एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, तो इट हैज ऑल्सो द व्हाइट एंड द ब्लैक पॉपुलेशन। और साउथ अफ्रीका में जो है ब्रिटिशर्स ने जो है अपार्थीड की पॉलिसी को यूज किया, और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो भी, क्योंकि व्हाइट्स वहां पे आके बस गए और उसके बाद उनके पास पावर आ गया एंड दिस एंड दैट, तो उन्होंने भी जो है ब्लैक्स को सेग्रीगेट करके रखा था। तो जो भी है, तो इट इज बेस्ड ऑन द कलर ऑफ स्किन, दैट इज प्रिडोमिनेटली द केस, ये चीज समझ में आना चाहिए। अच्छा, मोटे तौर पे अगर आप देखें तो अपार्थीड, स्लेवरी एंड जेनोसाइड, स्लेवरी जो है और अपार्थीड जो है, और साथ में इंक्लूडिंग जेनोसाइड जो है, ये सारे के सारे जो है सोशल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि सोसाइटी को डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग जो कि जस्टिफाइड नहीं होता। जैसे कभी कभार रिलीजन के नाम पे डिवाइड करते हैं, तो कभी कलर ऑफ द स्किन के नाम पे डिवाइड करते हैं, कभी रेस के नाम पे डिवाइड कर देते हैं, तो कभी जो है जिसे कहना चाहिए कि कास्ट के नाम पे डिवाइड कर देते हैं, तो कभी जेंडर के नाम पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स हैं जिसके थ्रू जो है आप डिवाइड करते हो सोसाइटी को, इट इज बेसिकली सोशल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर एक जमाने में आपको याद हो तो ओल्ड, बहुत ओल्ड बात अगर मैं कहूँ, एंशियंट में आपने देखा होगा कि कोई स्पीच स्टार्ट होती थी, ऐसे होती थी, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये भी इसीलिए होती थी बिकॉज सबका अलग अलग दर्जा था, है ना। स्लेव्स, विमेन, ऐसे करके बात करते थे वो, क्योंकि मेन जो है वो ऐसे लोग होते थे जो फ्री होते थे, जिनके पास सारे राइट्स होते थे। बाकी सारे जो लोग होते थे वो, उनके ऊपर कुछ ना कुछ रूल लगा होता था, एंड दे वर पार्ट ऑफ द सोशल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पॉलिसी। तो ये चीज भी समझें आप कि अपार्थाइड इज बेसिकली ए सोशल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और पॉलिसी। अब बात वहीं पे आ जाती है अगेन कि डिस्क्रिमिनेशन और बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडिस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेनी कंट्रीज, ये आपको पता होना चाहिए। अब डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस कैरेक्टर्स ऑफ मेनी कंट्रीज हैं, और उसको अपहोल्ड करने के लिए प्रिंसिपल्स भी लोग जो हैं उसको सही मानते हैं। और मैं आपको कुछ मजेदार चीजें भी बता सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जेंडर एंड अपार्थीड से रिलेटेड है, आगे चल के हम जेंडर अपार्थीड पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, सो दैट यू हैव द ग्राउंड वर्क टू अंडरस्टैंड दिस। जेंडर एंड अपार्थीड में कहते हैं जैसे कि विमेन के पास बहुत सारे राइट्स नहीं है मिडिल ईस्ट, इंक्लूडिंग वोटिंग राइट्स जो है बहुत सारी देशों में नहीं था। कुछ में आया है लेकिन अभी भी कुछ देशों में नहीं। तो वहां पे एक इंडिपेंडेंट स्टडी कंडक्ट कराई गई, और वो भी गोरों से करवाई गई, ठीक है ना। तो एक जो ग्रुप है उन्होंने जो है बताया कि वहां की विमेन जो है बहुत ही प्रताड़ित है, they are exploited, and they do not have the rights, and they want the rights, and they want to participate in political processes, they want to have equality, and ये हुआ। अच्छा, वही तरीके के लोगों से एक और स्टडी करवाई गई, हाँ, और उसमें ये निकल कर आया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। विमेन को, दे आर लीस्ट बॉदर्ड, they do not want to be part of the political processes, they do not want to be even participating in any of these things, तो उनका वो नहीं है। They have been socialized in this manner that they do not want these rights। तो ऐसी भी चीजें होती। The question is whether equality is a virtue or not, or whether people want on the basis of gender equality। ये चीज भी जो है थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो जाती है या क्वेश्चनेबल हो जाती है। अच्छा, and it is only the institutionalization of that discrimination which results in some countries being labeled as segregationist, ठीक है ना। तो प्रेजुडिस है, लेकिन प्रेजुडिस को अगर आप इंस्टीट्यूशनलाइज कर देते, दैट मीन्स को उसको लीगल जामा पहना देते हैं, है ना, दैट मीन्स कि आपने उसको जो है कानून की मोहर लगा, देन इट बिकम्स लाइक कि ओके, इट विल बी कंसिडर्ड एज ए सेग्रीगेशनिस्ट प्रिंसिपल, है ना, सेग्रीगेट कर दिया आपने पॉपुलेशन को, नहीं तो फिर नहीं है। जैसे कोई भी देश ऐसा नहीं जहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं, जहां देशों में, जिन देशों में ये कहा जाता है कि पूरा इक्वल है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ऐसा है वैसा है, वहां पर भी अगर रूट में जाके देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट नो, इवन इफ वो कहते हैं पर ऐसा नहीं है कि इक्वालिटी है, या इवन इफ वो कहते हैं लेकिन सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है ना। और कुछ जगहों पे क्लियरली स्टेट कर दिया गया है कि भाई ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती है, या ये जो है इक्वालिटी चीज जो है आपके पास नहीं, तो दैट बिकम्स अ क्वेश्चन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज, बट समझने की बात यह है कि वेदर द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन
इज जस्टिफाइबल और नॉट, है ना। और कौन सा बेसिस है, देखिए डिस्क्रिमिनेशन होगा, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन जस्टिफाइबल है कि नहीं है। जैसे हमने बात की थी कि पैटर्निटी लीव और मैटरनिटी लीव, तो मैटरनिटी लीव ज्यादा मिलनी चाहिए, पैटर्निटी लीव कम मिलनी चाहिए, सबको समझ में आता है। इसमें कोई ये डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि दोनों ही जो है पर्सन इक्वली रिस्पॉन्सिबल आप मान सकते हो। अगेन कोई लोग बोलेंगे कि नहीं, इक्वली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन उस डिस्क्रिमिनेशन को क्वेश्चन नहीं किया जाता, कोई नहीं कहता कि भाई हमें पैटर्निटी लीव भी 6 महीने चाहिए, है ना। और कोई नहीं कहता है मैटरनिटी वाले लोग कि नहीं नहीं हमें भी इक्वल राइट्स चाहिए, 15 डेज ही हमको छुट्टी चाहिए, है ना। मैटरनिटी वाले खुश हैं 6 महीने से, और पैटर्निटी वाले भी खुश हैं 15 दिन से, वो भी ऐसा कोई उसमें वो नहीं है, बिकॉज दे थिंक दैट दिस डिस्टिंक्शन और दिस डिस्क्रिमिनेशन, द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज जस्टिफाइड। लेकिन अगर विमेन को वोट देने का अधिकार नहीं है कहीं पे, और विमेन चाहते हैं कि वोट देना है हमें, ठीक है ना, तो दैट बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज क्वेश्चनेबल। ये चीज भी जो है समझ में आना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए ये है, दैट हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है ना, कौन सा ऐसा जो फैक्टर है इनमें से, हाँ, जो कि बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फॉर अपार्थीड कहलाया जाए, इनमें से कौन सा या कितने सारे या कौन सा नहीं कहलाया जाएगा फॉर दैट। अपार्थीड कैसे अप्लाई किया जाता है, जेंडर के बेसिस पे अपार्थीड अप्लाई किया जाता है इन मेनी कंट्रीज ऑफ दिस वर्ल्ड। इसी तरीके से एज को भी जो है माना गया है कि एक वोटिंग राइट्स को वो करता है, जिसे कहना चाहिए डिटरमाइन करता है। हालांकि इसको एक जेन्युइन प्रिंसिपल ऑफ अपार्थीड या नॉन एक्सेप्टेबल डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाता, लेकिन नॉन एक्सेप्टेबल डिस्क्रिमिनेशन जेंडर है, नॉन एक्सेप्टेबल डिस्क्रिमिनेशन कलर ऑफ द स्किन है। अच्छा, इकोनॉमी पे अभी तक तो एज सच कोई इस तरीके की रूल या अंडरस्टैंडिंग्स है नहीं, लेकिन अगर इकोनॉमी के बेसिस पे, जैसे एक जमाने में ये धारणा हुआ करती थी जब मोनार्की हुआ करता था कि जो फ्यूडल्स हैं या जो जिसे मुझे कहना चाहिए कि जो संभ्रांत है वो सिर्फ वोट दे सकते हैं, जो पीजेंट्स हैं वो वोट नहीं दे सकते, या उनको जो है पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का हक नहीं। इसी तरीके से कास्ट बेस्ड जो है इलेक्शंस, जिसके बारे में जो है आप प्री इलेक्शन में हमारे पढ़ सकते हैं, और मेरे ख्याल से ध्रुव राठी ने एक वीडियो भी बना के रखा है जो कास्ट बेस्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की गई थी, इलेक्टोरल कॉलेज की बात की गई थी, और गांधी जी और भीमराव अंबेडकर का इस पे काफी द्वंद्व भी है, आप देख सकते हो वो वीडियो। तो वो भी जो है एक बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बन चुका है। इसी तरीके से एथनिसिटी, है ना, यानी कि इस तरीके के लोगों को यहाँ पे वोट नहीं देने दिया जाएगा, या यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करना जाएगा, है ना। जैसे कि आपने देखा है कि महाराष्ट्र में मराठी मानुस का एक कॉन्सेप्ट चला, या नॉर्थ ईस्ट में जो है वो कहते हैं कि हम अलग हैं, तो हम जो है दूसरों को वोट देने नहीं देंगे, या दूसरे को पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, है ना। हमारे जमीन का लड़का ही जो है चीफ मिनिस्टर बनेगा या लड़की चीफ मिनिस्टर बनेगी, एंड सो ऑन, इस तरीके की जो डिमांड्स होते हैं। इसी तरीके से कभी कभार ऐसा भी जो है अगर कोई क्वेश्चन करता है कि प्रोफेशन के बेस पे कि आप अगर इस तरीके के प्रोफेशन में, तो आपको पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, या आप किसी रीजन से हैं, एथनिसिटी और रीजन काफी हद तक मिलते जुलते हैं, तो इसमें वोट नहीं करने दिया जाएगा या पॉलिटिकल प्रोसेस में, तो ये नॉन जस्टिफाइबल होते हैं एक्सेप्ट फॉर एज। इस चीज को अगर समझें, एक्सेप्ट फॉर एज, जो कि एक जस्टिफाइबल रीजन है, और वो भी जो कृष्णा कह रहा था हायर एज कैटेगरी, उसको नहीं, जो लोअर एज कैटेगरी है, कि एक सर्टेन एज पे आपको बार लगाना पड़ता है कि इससे कम उम्र के बच्चों को जो है हम पॉलिटिकल प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करने नहीं देंगे, या उनको समझ नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है समझना था। कुछ विनीत इसमें ऐड करना चाहते हो या आगे चलो? ओ सर, ओके, सर एक चीज चलिए, मुझे पूछनी है। हाँ पूछिए। सर एथनिसिटी और रीजन जो है, तो अगर हम सेकंड या थर्ड जनरेशन इमिग्रेंट्स जो होते हैं, तो उनकी अगर बात करें, तो अगर हम उनको वोटिंग राइट्स अगर दे देते हैं, या फर्स्ट जनरेशन में भी फॉर द मैटर दे देते हैं, अगर हम उनको वोटिंग राइट्स, तो हम एज अ कंट्री इमिग्रेंट्स को प्रमोट नहीं कर रहे कि वो हमारे कंट्री में आए, ज्यादा इमिग्रेंट्स और भरेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी, तो मतलब वहां पे तो हमें देशों में डिफरेंशिएट लॉस होते करना हैं, जैसे पड़ेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, इफ यू आर बोर्न इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसे मेरे दोस्त हैं,
वो यूएस में रहते हैं, उनके पास अभी भी यूएस की सिटीजनशिप नहीं है ना, ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन उनका बच्चा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पैदा हुआ है ना, फ्लोरिडा में पैदा हुआ, तो वो जो है यूएस का सिटीजन है, तो उसके पास राइट्स हैं, और अगर वो बच्चा जो है वहीं पे पल बड़ा होता है तो वो यूएस का कल्चर ज्यादा सीखेगा रादर देन इंडिया का कल्चर। तो ये चीज भी है, तो इसलिए वो अलाउ करते हैं। अब रीजन और एथनिसिटी को अगर बार करना है तो फिर स्टेट या कंट्री जो है अलाउ ही नहीं करेगी किसी तरीके के लोगों को आने के लिए, तो वो चीज है। लेकिन अगर वो अलाउ करती है और ये इस तरीके के प्रावधान बनाती है, जैसे कि सपोज आप कौन बोल रहे थे? सर आयुष सत्यम। अच्छा, तो आयुष, अगर सपोज आप आपकी सॉफ्टवेयर में जॉब लगती है और आप बैंगलोर में चले जाते हैं, बैंगलोर में सेटल हो जाते हैं, और यू फॉर्म अ फैमिली एंड योर किड्स आर बोर्न इन बैंगलोर, तो दे विल बी फ्रॉम कर्नाटका। मतलब अगर वो कर्नाटका का डोमिसाइल होगा उनके पास, तो वो कर्नाटका से नहीं होंगे, आप जहां से भी हो उससे मैटर नहीं करेगा ना। या मैं कहीं से भी, जैसे मेरे पेरेंट्स बंगाली हैं फॉर दैट मैटर, बट आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन भोपाल, आई हैव द डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश, आई प्लेड फॉर मध्य प्रदेश, तो मैंने मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट किया स्पोर्ट्स में, मैंने मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट किया एजुकेशन में, मैंने मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट किया हर एक चीज में। या आज मैं जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट करता हूँ जब मैं जाता हूँ फॉरेन कॉन्फ्रेंसेस में, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट करता हूँ। पीपल थिंक दैट आई एम अ पर्सन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, उसके पीछे ये भी रीजन है कि मेरा सरनेम शर्मा है ना, बट ऐसा है तो नहीं। तो मुझे ये राइट्स मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए, ये चीज थोड़ा सोचिएगा। अगर सपोज ये राइट्स नहीं मिलने चाहिए तो फिर मुझे अलाउ ही नहीं करेंगे ना, आप ये चीज को भी तो समझो। और ऊपर से अगर सपोज किसी की सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन आ रही है और वो वहीं पे पल बढ़ के बड़ी हो रही है, तो फिर वो उस एरिया के कल्चर को ज्यादा पिकअप करेगी ना। मैं क्यों हिंदी बोलता हूँ इतनी अच्छी, क्योंकि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मध्य प्रदेश हूँ। मैं क्यों जो है उस तरीके से हिंदी नहीं बोलता जिस तरीके से बंगाली लोग बोलते हैं, बिकॉज आई वॉज नॉट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन वेस्ट बंगाल। तो ये चीज भी समझो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको समझ में आनी चाहिए कि इमिग्रेशन या किसी भी तरीके का जॉब के कारण आपको जो मूवमेंट करना पड़ता है, जैसे आप आयुष सत्यम कहाँ से हो? सर हरियाणा से। और आपको जम्मू एंड कश्मीर में अगर पढ़ने ही नहीं दिया जाए तो आप कोई दूसरा कॉलेज ऑप्ट करते, ये तो ऑब्वियस है, लेकिन आपको पढ़ने दिया जा रहा है ना यहाँ पे। और आप जो है अगर इन 4 साल में रह के यहाँ पे पासपोर्ट अप्लाई करेंगे तो आपको पासपोर्ट जो मिलेगा वो भी श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे मिलेगा, दैट विल बी वैलिड फॉर 10 years। तो आप समझ रहे हो चीजें? तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसको कि आप थोड़ा सा समझना। चलिए आगे चलते हैं। सेग्रीगेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या किया उन्होंने, सेग्रीगेशन प्रिंसिपल को यूज किया। उन्होंने अपार्थाइड नहीं बोला, उन्होंने बोला कि सेग्रीगेशन है, सेग्रीगेशन। तो जिम क्रो लॉज थे, है ना, बहुत ही जिसे कहना चाहिए इनफेमस लॉ हुआ करते थे। तो जिम क्रो लॉज जो थे वो रेशियल सेग्रीगेशन को और डिसएनफ्रेंचाइजमेंट को, यानी कि वोटिंग राइट्स जो है ब्लैक्स को नहीं देने की बात करते थे, ठीक है ना। तो एक तो रेशियली सेग्रीगेट करते थे कि ये यहाँ पे रहेंगे, ये यहाँ पे रहेंगे, ये इधर नहीं आएंगे, ये इधर नहीं आएंगे, ऐसा वैसा ये वो दुनिया जहान, और साथ में वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। तो जितनी भी पूरी सरकार थी, पूरी पॉलिटिकल प्रोसेसेस थी, उसको जो है व्हाइट्स चलाते थे। तो प्लेसी वर्सेस फर्ग्यूसन का एक केस है 1896 जिसमें कि जिम क्रो लॉज को चैलेंज किया गया, और द मोस्ट इनफेमस डिसीजन वाज पास्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें कि जिम क्रो लॉज को अपहेल्ड किया गया। उन्होंने बोला कि भाई जिम क्रो लॉज जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो इक्वालिटी देता है। तो इन्होंने जो है, जिनकी सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जिम क्रो लॉज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वायलेट नहीं करते हैं, रादर देन ये कहते हैं कि ये सेपरेट बट इक्वल, सेपरेट बट इक्वल और डिस्क्रिमिनेटरी जो है ये दो अलग अलग चीजें होती है। जैसे सेपरेट बट इक्वल कैसा हो सकता है, बॉयज स्कूल एंड गर्ल्स स्कूल, बॉयज स्कूल में बॉयज पढ़ते हैं, गर्ल्स स्कूल में गर्ल्स पढ़ते हैं, और कोई इस पे कंप्लेन नहीं करता कि लड़कियों के लिए अलग स्कूल क्यों है, मुझे लड़कियों के स्कूल में पढ़ना है अगर मैं बॉय हूँ। या लड़कियां ऐसा नहीं कहती होंगी कि लड़कों के लिए स्कूल अलग क्यों है, मैं लड़कों के स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। अगर आप सपोज फॉर दैट मैटर कोएड स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स चाहते हैं, इनफैक्ट आपके पेरेंट्स ही आपका डिसीजन लेते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो पेरेंट्स आपको कोएड स्कूल में डाल सकते हैं, पेरेंट्स आपको बॉय स्कूल में डाल सकते हैं, अगर आप बॉय हैं तो गर्ल्स स्कूल में डाल सकते हैं, अगर गर्ल है तो ऐसा कर सकते हैं। तो ये होता है सेपरेट बट इक्वल की अंडरस्टैंडिंग। बट डिस्क्रिमिनेटरी कैसा होता है, डिस्क्रिमिनेटरी ऐसा होता है जिसमें कि एक चीज या एक जगह पे बहुत फैसिलिटीज है, बहुत सारे राइट्स है, सब कुछ है, वो एक अलग तरीके के तबके के लोगों के लिए है, और दूसरा जहां पे कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है, वो एक दूसरे तबके के लोग, तब हम बोलते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो है जस्टिफाइबल नहीं है।
तो जिम क्रो लॉस को जो है अपहेल्ड करते हुए प्लेसी एंड फर्ग्यूसन केस में बोला 1896 में सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं 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 नहीं, जिम क्रो लॉस जो है कोई वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, दे आर सेपरेट बट इक्वल राइट्स देता है वो। चलो ठीक है, लेकिन ये मामला तो ऐसा था नहीं कि जिसको कि मान लिया जा सके, और ऑब्वियसली बहुत सारा जो है प्रॉब्लम था। तो फिर फाइनली ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1954 में आप देखिए कि उन देशों में जहां पे कि मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ए ग्लीमिंग एग्जांपल ऑफ सच अ दिस थिंग दैट थिंग, है ना, बहुत इक्वालिटी और बहुत डेवलप्ड कंट्री है, ऐसा है वैसा है। 1925 में आपको मैंने सेंसरशिप की स्टोरी सुनाई थी टेनेसी में, जिसमें कि लोगों को जो है डार्विन थ्योरी पढ़ाने के लिए वो किया गया था, जेल में डाला गया था। इसी तरीके से जो है 1954 में जाके सुप्रीम कोर्ट माना कि हाँ जिम क्रो लॉज जो है वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और अल्टीमेटली सिविल्स राइट्स एक्ट 1964 और उसका मेरे ख्याल से 1965 में भी कुछ सब्सिक्वेंट एक्ट आते आते जो है अल्टीमेटली सेग्रीगेशन वाज फाइनली प्रोहिबिटेड। तो इसका मतलब क्या है, 1964-65 तक, 1965 तक नियर अबाउट अपार्थीडिक या सो कॉल्ड सेग्रीगेशन प्रिंसिपल्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी भरे पड़े थे, ठीक है ना। और वहां पे आज भी बड़े मुश्किल से एक ब्लैक प्रेसिडेंट आ पाया है, नहीं तो अभी भी ब्लैक्स जो है बहुत ज्यादा पोजीशंस बड़े होल्ड नहीं करते हैं। और आज भी हम सर्च करते हैं कि एक महिला प्रेसिडेंट बन जाए यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। हमारे देश में महिला प्रेसिडेंट, महिला प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है, लेकिन उनके देश में आज तक महिला प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, ठीक है। तो ये भी कुछ चीजें और दर्शाता है जो कि थोड़ा सा दिमाग खोल के अगर देखेंगे तो समझ पाएंगे। एनीवेज, आगे चलते हैं साउथ अफ्रीका के केस में। साउथ अफ्रीका में अपार्थीड वाज द मोस्ट प्रोनाउंस्ड वर्जन। इनफैक्ट अपार्थीड जो वर्ड है वो साउथ अफ्रीका के ही पॉलिसी से उठाया गया है। अब इसमें क्या कहते हैं, द फर्स्ट थिंग इज दैट दे वर डिनाइड, हु वर डिनाइड, द ब्लैक्स, जो कि 74% ऑफ द पॉपुलेशन थी साउथ अफ्रीका की उस जमाने में। दे वर डिनाइड द बेसिक राइट्स टू पार्टिसिपेट इन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। जस्ट इमेजिन, जो मेजोरिटी के पास जो है पावर नहीं है, मेजोरिटी के पास जो है वो नहीं है, राइट्स नहीं है। फिर उनके लिए सेपरेट ईटिंग प्लेसेस होते थे, ट्रांसपोर्ट्स होते थे, टॉयलेट्स होते थे एंड सो ऑन, है ना। ये व्हाइट ओनली बस है, ये व्हाइट ओनली जो है ईटिंग रेस्टोरेंट है, या व्हाइट ओनली टॉयलेट्स हैं, व्हाइट ओनली बस स्टॉप्स होते थे। बस स्टॉप्स में बैठने की जगह व्हाइट्स ओनली लिखा होता था। तो वहां पे अगर कोई क्या बोलते हैं काला व्यक्ति है तो बारिश हो रही है तो बस स्टॉप के अंदर नहीं घुस सकता, बाहर ही खड़ा रहेगा, भीगता रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन व्हाइट्स ओनली पे जाके नहीं बैठ सकता। इस तरीके के बहुत सारे और भी प्रिंसिपल्स लिखे जाते थे। डॉग्स एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड, है ना। कहीं कहीं पे डॉग्स एंड इंडियंस आर आल्सो नॉट अलाउड, क्योंकि साउथ अफ्रीका में बहुत सारे इंडियंस भी थे। हमारे गांधी जी भी वहां पे गए हुए हैं, आपको पता ही है उनकी पूरे जो वो है। तो बहुत जो है डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, अपार्थीड। आप पढ़े लिखे इससे कोई मतलब नहीं, आप ब्लैक हैं, आप ब्राउन है, यू आर नॉट अलाउड टू, आपके पास पैसे हैं उससे भी कोई मतलब नहीं, आप फर्स्ट क्लास में नहीं चढ़ सकते क्योंकि वो व्हाइट्स ओनली है। तो ऐसी ना जाने कितनी सारी चीजें थी उनके, जो जिसको हम लोग आजकल टाउनशिप वर्ड यूज करते हैं ना, ये टाउनशिप वर्ड या टाउन जो है ये बेसिकली वो डाउनटाउन से आया है, कि जो शहर है, शहर के बीच वाला पार्ट जो कि बहुत संभ्रांत, बहुत ही वेल डेवलप होता था, उसको जो है वो व्हाइट्स ऑक्यूपाई करते थे। और दूर दराज के एरियाज में, गांव टाइप के एरियाज में, जिनको वो टाउनशिप कहते थे, वहां पे ब्लैक्स रह सकते थे। और वो जो है शहरों में कुछ ही एरियाज में आ सकते थे, जैसे कोई डिलीवरीज पहुंचानी है, कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचना है, तो ऐसा है तो वैसा है, वो उन्होंने कुछ कुछ जगहों पे रखा हुआ था, वो वहां पे आ सकते थे, बाकी वाले एरियाज में नहीं आ सकते। तो ये जो है ये आलम साउथ अफ्रीका में था। और इसके कारण से, जैसे साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया क्रिकेट मैच नहीं खेलती थी, आपको पता नहीं होगा अगर, तो मैं बता देता हूँ। साउथ अफ्रीका वाज बैंड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग और कमिंग टू इंडिया। जैसे आज पाकिस्तान नहीं आ पाती ना हमारे देश में, हम नहीं जाते पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए, इसी तरीके से हमारे साउथ अफ्रीका के साथ संबंध 1990s के पहले, जब तक वहां पे हटा नहीं, बहुत खराब थे। और अगर कोई इंग्लिश क्रिकेटर, मतलब क्योंकि इंग्लिश क्रिकेटर्स जो हैं वो साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेलने जाते थे, तो साउथ अफ्रीका में अगर इंग्लिश क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलने गए हैं तो उनको बैन कर देती थी इंडिया, कि नहीं, हम अपार्थीड प्रिंसिपल को बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं, एंड दोज पीपल हु आर प्लेइंग इन साउथ अफ्रीका are actually accepting racism and following the principles of apartheid, therefore we will not allow them on Indian soil। यह हाल था, बिकॉज एक तो गांधी जी वाला पूरा का पूरा एपिसोड जुड़ा हुआ है, एंड साउथ अफ्रीका के साथ हमारे उस कारण से जो है एक अंडरस्टैंडिंग थी। तो ये जो है हालत था। अब इसमें मैं आपको थोड़ी सी और चीजें बताऊं कि साउथ अफ्रीका की हालत कितनी खराब थी।
एक तो सर्टेन जॉब्स, डेफिनेटली जॉब्स जो भी हाई पेइंग जॉब्स होंगे या व्हाइट कॉलर जॉब्स होंगे वो प्योरली रेस्ट्रिक्टेड टू, या ऐसा कहना चाहिए रिजर्व फॉर व्हाइट कैटेगरी एंड रेस्ट्रिक्टेड फॉर द ब्लैक कैटेगरीज था। ये एक था। उनको कैटलॉग और कैटेगराइजेशन किया जाता था, उनको जो है आई कार्ड देते थे, मोटा सा बिल्ला चिपकाते थे, जैसे हमने जेनोसाइड के कारण भी पढ़ा था कि जेनोसाइड के टाइम पे भी यही सारी चीजें की गई, कैटेगराइज किया गया, आपको होल्ड करना पड़ेगा, आपको एक बड़ा सा आई कार्ड लेके लटका के जो है घूमना पड़ेगा, सो दैट यू कैन बी लेबल्ड, यू कैन बी अंडरस्टूड। आप ऐसे नहीं मूव कर सकते फ्रीली, कोई भी कपड़े नहीं पहन सकते हैं, है ना, मतलब कपड़े वपड़े कुछ भी पहनिए, लेकिन हालांकि उसमें भी बहुत सारे रूल्स थे, पर अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आपको कैटेगराइजेशन किया जाता था, कभी कोई बिल्ला पकड़ा दिया, कभी कोई कार्ड पहुंचा दिया, कभी अगर आप बगैर कार्ड के पकड़े गए तो फिर पता चला कि आपके ऊपर कोई फाइन कर दिया, है ना। अब इस तरीके की चीजें करते थे। अच्छा, सोशलाइजेशन को रोकने के लिए प्रोहिबिशन ऑफ मिक्स मैरिजेस करके रखा था कि ब्लैक्स कैन नॉट मैरी व्हाइट्स, व्हाइट्स कैन नॉट मैरी ब्लैक, है, तो ये भी करके रखा था। और आपने देखा होगा कि सोशल एक्सक्लूजन का सबसे अच्छा प्रिंसिप, सबसे सही तरीका क्या होता है कि आप मिक्स मैरिजेस को अलाउ नहीं करो। इंटरकास्ट मैरिजेस जो हमारे देश में कहते हैं हम, उसको अगर अलाउ नहीं करेंगे तो कास्टिज्म हमेशा बरकरार है। और अगर इंटरकास्ट मैरिजेस होते हैं, इंटर रिलीजियन मैरिजेस होते हैं, तो कास्टिज्म या एक जो कम्युनिटी या कम्युनिज्म, कम्युनिज्म नहीं, जो कम्युनल अंडरस्टैंडिंग है हमारे देश की प्रॉब्लम्स को, उसको कम किया जा सकता है। तो लेकिन उन्होंने जो है इसको डिसअलाउ करके रखा था। और जो वर्स्ट पार्ट ऑफ अपार्थीड था कि दोनों क्रिश्चियंस, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उनकी सेपरेट एंड सेग्रीगेटेड सेमेट्रीज होती थी, यानी कि जहां दफनाया जाता था वो भी व्हाइट्स का अलग सेंटर होता था और ब्लैक्स का अलग सेंटर होता था, अलग अलग जगहों पे दफनाए जाते थे। दे वर नॉट हैविंग द सेम सेमेट्रीज एज वेल, है ना, तो जिसको हम ग्रेवयार्ड्स कहते हैं। तो डीएफ मलान के रेजिम में, है ना, ये प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ अफ्रीका थे, तो इनके प्योर व्हाइट क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स, है ना, ऐसे मेरे ख्याल से ये मोस्ट प्रोबेबली नीदरलैंड से थे, डच रहे होंगे, आई यू कैन सर्च द डेटा। तो इन्होंने जो है 3 फॉर्म्स में अपार्थीड को अप्लाई किया। कैसे? एक किया ग्रांड अपार्थीड, जो कि पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल राइट्स जो है सिर्फ व्हाइट्स को प्रोवाइड करता है, ब्लैक्स को नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है, तो इसको कहते हैं ग्रांड अपार्थीड। उसके बाद कहता है अर्बन अपार्थीड, वो क्या कहता है, स्पेशल सेग्रीगेशन, मतलब कि लोगों को दूर दराज वाले जगहों पे जो है ब्लैक्स को रखा, और जो बहुत ही हॉट सेंटर्स हैं या जो बहुत ही डेवलप्ड पार्ट्स है, जो सिटी के एरियाज है, उसमें व्हाइट्स को रखा। और तीसरा है ये जो पेटी अपार्थीड है ना, पेटी अपार्थीड वो है जिसमें कि आप सोशलाइजेशन को बंद कर देते हो, यानी कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़ी डिफरेंशिएट करते हैं ब्लैक और व्हाइट्स में, रेसिज्म तो बड़े बड़े होते हुए, जैसे कि कास्टिज्म है, रेसिज्म है, ये जब आप बड़े होते हैं, आपको कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में पता चलता है, आपका ब्रेन वॉश करते रहते हैं, तब जाके पता चलता है। 2 छोटे बच्चों को छोड़ दीजिए आप, है ना, तो वो तो खेल कूद के एकदम मजे से खूब दोस्ती कर लेंगे, लेकिन फिर उनको छोड़िए ही मत साथ में, तो फिर जो है आप क्या कर पाओगे कि सोशलाइजेशन नहीं होने दोगे, और फिर उनको जो है ये फील कराते रहोगे। तो जिस तरीके से व्हाइट्स बोलते थे अपने बच्चों को कि देखो वो ब्लैक होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, इसी तरीके से ब्लैक के माँ बाप भी यही बोलते होंगे कि भैया वो साहब होते हैं, उनके साथ हमारा नहीं, हम लोग उतने नहीं, ऐसा वैसा। तो ऑलवेज देयर वाज अ डिस्टिंक्शन, है ना, ये डिस्टिंक्शन जो है ये क्रिएट करके रखते थे, सो दैट कि लोग जो है मिल नहीं जाए या वो प्रिंसिपल को फॉलो कर सके। और ऑब्वियसली इसमें इकोनॉमी भी एसोसिएटेड है, तो उन चीजों के बारे में जब लास्ट में हम पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे तो आए। तो क्या हुआ कि अपार्थीड को जो है फाइनली वहां पे कैसे खत्म किया? सबसे पहले 1960 में 69 पीपल वर शॉटेड, ये वाज दी, मतलब ये एक प्रॉब्लम हुई, आप सारा हिस्ट्री में देख सकते हैं। 1969 में जो है वायलेंट अपहीवल हुआ और उसमें जो है पुलिस ने 69 ब्लैक्स को मारा। तो दिस वाज द टर्निंग पॉइंट, जहां पे कि जो है ये प्रिंसिपल, ये जो जिसे मुझे कहना चाहिए कि जो आंदोलन है इसको बहुत ज्यादा फिलिप मिला। उसके बाद 1963 में जो है यूनाइटेड नेशन ने फाइनली ये कहा वॉलेंट्री आर्म्स एम्बार्गो को जो है कमीशन करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि साउथ अफ्रीका को आर्म्स एंड एम्युनिशंस बेचना बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना, नहीं तो वो जो है ब्लैक्स के प्रति, नहीं तो इसके पहले भी बहुत आवाजें उठाई गई लेकिन यूएन सुनता नहीं था, क्योंकि यूएन भी जो है वो भी तो स्ट्रॉन्गर नेशंस की सुनता है ना, तो यूएन सुनता नहीं था। लेकिन 1963 में क्योंकि दैट वॉइस वाज सो वायलेंट और इट हैज टर्न्ड सो वायलेंट कि धीरे धीरे उनको सुनना पड़ा। फिर 1973 में इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन द सप्रेशन एंड पनिशमेंट ऑफ अपार्थीड वाज अडॉप्टेड, है ना, ये तो पहले अपार्थीड को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं मानते थे, पर उसके बाद उसको मानने लग गए। और बाय 1992 एफडब्ल्यूडी क्लर्क ने, जो कि उनके अगेन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये माना कि नाउ अपार्थीड इज ए थिंग ऑफ पास्ट,
इट इज नो मोर समथिंग विच द कंट्री। और ऑब्वियसली फिर नेल्सन मंडेला आए और उसके बाद तो काफी सारा कुछ हुआ। और अभी भी जो है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में है, अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे उनके प्रिंसिपल्स हैं, इस कारण से उनकी क्रिकेट टीम्स को भी कुछ कुछ नुकसान हो रहा है, बट डज नॉट मैटर व्हाट। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट विच आई वांटेड टू डिस्कस टुडे।